उन औरतों के हाथ में कुरान था, लेकिन गोली ने ये नहीं देखा। उन बच्चों की आंखों में प्यास थी, लेकिन बंदूक ने ये महसूस नहीं किया। दोस्तों, ये 26 और 27 मई 1990 की वो खूनी रात थी जब खून के छींटे कुरान पर गिरे। जगह थी पक्का किला, हैदराबाद का वो तारीखी किला जिसे किसी दुश्मन फौज ने नहीं, खुद रियासत के मुहाफिजों ने रौंद डाला। रात के अंधेरे में सिंध पुलिस की 100 से ज्यादा गाड़ियां, ईगल स्क्वाड, सरकारी वर्दी में कातिल और शिकार सिर्फ एक, अपने ही शहरी। पानी बंद, बिजली बंद, गैस बंद, फोन की तारें तक काट दी गईं। गोया ये कोई शहर नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका था और मुर्दे अभी जिंदा थे। ऐसे इल्जामात भी लगे कि औरतों को उनके मर्दों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। और जब सिसकियां, आहें, चीखें सब मायूस हो गईं, तो 2 दिन बाद ये लोग कुरान पाक और पाकिस्तानी परचम उठाकर घरों से बाहर निकले, ये सोचकर कि शायद कुरान का वास्ता और परचम का तुकद्दस इन्हें मौत से बचा लेगा। मगर गोलियां उनकी तरफ भी चली और खवातीन को कुरान समेत गिरा दिया गया। 57 लाशें, 20 औरतें, 200 से ज्यादा जख्मी। मगर इस खौफ के खेल में एक और चीज जन्म ले रही थी, एक लीडर जो खुद मंजर से गायब था, मगर इस वाक़े ने उसका कद आसमान तक पहुंचा दिया। बस 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान छोड़ देता है और फिर 29 जून 1990 को पक्का किला के शोहदा के चेहलम पर अल्ताफ हुसैन ने पहली बार अपने वर्कर से बजरिया टेलीफोन खिताब किया। ये पाकिस्तान की सियासत में अपनी नौयत का पहला वाकया था कि हजारों मील दूर बैठा एक रहनुमा बराह रास्त अपने लोगों से मुखातब था। 2 साल में अल्ताफ हुसैन 2 बार लंदन गए और वापस आ गए, मगर जून 1992 के ऑपरेशन से कुछ दिन पहले वो तीसरी और आखिरी बार लंदन चले गए और इसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का बेताज बादशाह कभी लौट कर न आया। आप यहाँ पे तमाम हालात को संभाल लेंगे। मैं इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ से रवाना हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो है वो मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। लेकिन सवाल ये है कि रोशनियों के शहर में ऐसा कौन सा जहर घोला गया कि घरों से कुरान उठाकर निकलने वाले भी बच न सके, कि चादरें छीनी गईं, 4 दीवारियां रौंद दी गईं और खून की धारें मस्जिदों तक जा पहुंची। वो अल्ताफ हुसैन जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने खुद तराशा, खुद चमकाया, आखिर वही एक दिन मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कहलाया? मुझे पाकिस्तान का दुश्मन साबित किया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने इन बड़े जागीरदारों के आगे सर झुकाने और अपना नजरिया बेचने, बिल्डिंगें बनाने, इंडस्ट्रियां बनाने, मुल्क का खजाने से कर्जे लेके दौलतमंद बनने से मैंने इनकार किया। दोस्तों, ये कहानी 1947 से शुरू होती है जब लाखों मुहाजिर अपने ख्वाबों का पाकिस्तान बनाने निकले और उन ख्वाबों का पहला मरकज बना कराची। कराची जो कभी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, अचानक पीछे धकेल दिया गया। पहले रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद, मुल्क का पावर सेंटर मुहाजिरों के हाथों से निकलता चला गया। फिर आया 1965 जब फातिमा जिन्ना ने अयूब खान को ललकारा और कराची ने उनका साथ दिया। नतीजतन कराची में फसादात, मुहाजिर बस्तियों पर हमले और मुस्लिम लीग की हमायत का खूनी इंतकाम। मगर असल जहर घोला 1972 में जब जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में लिसानी कोटा सिस्टम मुतारफ हुआ। यह निजाम बज़ाहिर सिंध के दही इलाकों की तरक्की के लिए था, मगर मुहाजिर कम्युनिटी को लगा कि उन्हें सजा दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ लिख गए थे।
اعداد و شمار خود چیخ چیخ کر کہتے ہیں 75% سرکاری نوکریاں صرف دہی سندھ کے لیے مختص اور صرف 25% شہری سندھ کے لیے، جبکہ شہری سندھ میں اکثریت مہاجر آبادی کی تھی۔ یعنی پڑھو لکھو، محنت کرو اور آخر میں نوکری صرف اسے ملے گی جو کسی اندرون سندھ علاقے سے ہو۔ یہ نظام نہیں، ایک خاموش انتقام تھا۔ مہاجر نوجوانوں کے خواب فائلوں میں دب گئے اور پھر کلاس رومز میدان جنگ بن گئے۔ طلبہ تنظیمیں اب صرف تعلیمی نمائندے نہیں تھی، وہ نسل، زبان اور سیاست کا ہتھیار بن چکی تھی۔ اور پھر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آگ لگ گئی۔ تعلیم کے ادارے اب سیاسی اور نسلی جنگوں کا میدان بن چکے تھے۔ کون سی تنظیمیں تھیں جو ان مہاجر طلبہ کا راستہ روک رہی تھیں؟ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بھٹو کی پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ، اکثر مہاجر اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرتی۔ انجمن طلبہ اسلام، مذہبی جماعتوں سے جڑی ہوئی مگر مہاجروں سے سخت رویہ رکھتی۔ جی ایس سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، سندھی قوم پرست تنظیم، جس پر الزام تھا کہ وہ حیدرآباد اور کراچی کی جامعات میں مہاجر اسٹوڈنٹس پر تشدد کرتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر روز کوئی نہ کوئی مہاجر نوجوان زخمی، گرفتار یا مارا جاتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا، 3 فروری 1981۔ کراچی یونیورسٹی میں نئے داخلے جاری تھے، ہر طرف نئے طلباء کی آمد، فارم، لائنیں، شور، ہلچل۔ لیکن فضا میں عجیب سا تناؤ تھا۔ اچانک ایک جھگڑا چھڑا اور صرف تھپڑ یا دھکے نہیں چلے، ڈنڈے، پتھر اور پھر خون۔ شام کو کچھ نوجوان خون آلود کپڑوں کے ساتھ گھروں کو لوٹے۔ ان میں ایک 28 سال کا نوجوان بھی تھا، چہرہ غصے سے لال، نظریں تنی ہوئی۔ نام تھا الطاف حسین۔ یہ خون صرف اس کا نہیں تھا، یہ خون تھا عظیم احمد طارق اور دوسرے ساتھیوں کا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO، جو صرف ایک طلبہ تنظیم تھی، مہاجروں کی پہچان بن گئی۔ یہ احتجاج نہیں رہا، یہ مزاحمت بن گئی، ایک نئی آواز۔ اور اگلے 3 سالوں میں یہ آواز پورے کراچی کو بدلنے والی تھی۔ 18 مارچ 1984 کی شام، الطاف حسین کے سامنے لاکھوں لوگ تھے جن کی آنکھوں میں غصہ اور درد تھا۔ فضا میں نعرہ گونجا، ہم کو منزل نہیں، رہنما چاہیے۔ یہ تھا MQM کا جنم۔ طلباء کی تحریک اب قومی تحریک بن چکی تھی، مگر ابھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آگ شہر کو روشنی دے گی یا جلا کر راکھ کر دے گی۔ 2 سال بعد دسمبر 1986، کراچی کی 2 مہاجر آبادیاں، قصبہ اور علی گڑھ کالونی، سینکڑوں مسلح افراد جو اکثریتی طور پر اندرون سندھ اور افغان پس منظر رکھنے والے تھے، اچانک ان مہاجر علاقوں پر ٹوٹ پڑے۔ دروازے ٹوٹے، گھر جلے، 300 سے زائد معصوم لوگوں کی لاشیں گری۔ الطاف حسین وہاں کھڑا کہہ رہا تھا، یہ لاشیں صرف لاشیں نہیں، ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب MQM کے اندر مسلح مزاحمت نے جنم لیا۔ 1987 سے 92 تک کراچی کا ہر دن موت کے سائے میں طلوع ہوتا، اخبارات میں ایک لائن مستقل چھپی رہتی، آج شہر میں ایک اور بوری بند لاش برآمد ہوئی ہے۔ یہ لاشیں صرف مقتولین کی نہیں، یہ سیاسی پیغامات تھی، نفسیاتی دباؤ کا ایک مکمل نظام جس نے کراچی میں جمہوریت کے پردے میں خوف کی آمریت قائم کی۔ پھر وہی 26 اور 27 مئی 1990، پکا قلعہ حیدرآباد میں قرآن اٹھائے عورتوں پر گولیاں برسیں، 57 لاشیں، 200 سے زائد زخمی۔ یہ آخری انتباہ تھا، ریاست کے لیے، MQM کے لیے اور خود الطاف حسین کے لیے۔ اب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے، کراچی کو بچانا ہے یا الطاف حسین کو۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے 19 جون 1992 کو جنم دیا، آپریشن کلین اپ۔ جون 1992،
सुबह तकरीबन 5:30 बजे का वक्त था। अभी कराची की गलियां नींद से बेदार भी नहीं हुई कि अचानक हजारों पुलिस एहलकार, ईगल स्क्वाड, रेंजर्स और फौज के दस्ते शहर में दाखिल हुए। यह कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। ये वो दिन था जिसे पाकिस्तान की तारीख ऑपरेशन क्लीन अप के नाम से याद रखेगी। लेकिन क्या वाकई ये शहर को साफ करने का मंसूबा था या फिर इसका निशाना कुछ और था? 1992 के आगाज में कराची के हालात काबू से बाहर हो चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 5000 से ज्यादा अफराद कत्ल हो चुके थे। बोरी बंद लाशें अब रोजाना की खबर बन चुकी। ISI की खुफिया रिपोर्टों में वाज़ेह इल्जाम था कि MQM ने शहर में जराइम पेशा नासिर का नेटवर्क बना लिया। कराची पुलिस चीफ राव अनवार की इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया था MQM के अंदर एक ताकतवर मुसल्ला विंग मौजूद है। शहर में हर कत्ल, अगवा और भत्ताखोरी के पीछे इसी विंग का हाथ है। और फिर फौज ने बराह रास्त कराची की कमान संभाली। मेजर जनरल नसीर अख्तर ऑपरेशन के सरबराह मुकर्रर हुए। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन के करीब तरीन साथी अजीम अहमद तारक, इमरान फारूक या तो गिरफ्तार हुए या रुपोश हो गए। इसी दौरान मीडिया पर जिनापुर साजिश के मुबैना नक्शे गर्दिश करने लगे। नक्शे जो दावा कर रहे थे कि MQM सिंध को पाकिस्तान से अलहदा करके एक नया मुल्क बनाना चाहती है। यह दावा बिजली बनकर गिरा। मुल्क में तूफान आ गया। लेकिन एक पहलू जो दबाया गया, क्या वाकई ये नक्शे असली थे या सिर्फ एक नफसियाती हमला था जिसका मकसद MQM को कुचलना था? इन सब सवालों के बीच जून 1992 के आखिरी हफ्ते में एक और हैरत अंगेज खबर सामने आई। अल्ताफ हुसैन अचानक कराची छोड़कर लंदन फरार हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसे सरकारी सतह पर फरार होने दिया गया, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गिरफ्तारी के खौफ से भाग निकला। जो शख्स बरसों तक कराची के लाखों लोगों को मुजाहमत का दर्स देता रहा, वो खुद मंजर से गायब था, कराची को जलता छोड़कर। कराची के लोगों की आंखों में सिर्फ हैरत और सवाल। वो अल्ताफ हुसैन जो हमेशा अपने कारकुनों से कहता कि मैदान कभी नहीं छोड़, आखिर उसने खुद मैदान क्यों छोड़ा? लेकिन एक दूसरा पहलू भी था जिसे दबाया गया। वो ये कि MQM के मुसल्ला विंग की तश्कील में खुद एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के इल्जामात भी थे। कई रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया कि इब्तिदाई दौर में रियासी अदारों ने खुद MQM को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मुसल्ला किया था। मगर अब हालात बदल चुके थे। लेकिन सवाल यही है, जिस अल्ताफ हुसैन ने खुद अपनी तहरीक को आग में डाला, आखिर वो खुद इस आग से कैसे बच निकला? क्या वो फरार हुआ या भगाया गया? क्या जिनापुर एक साजिश थी या सिर्फ बहाना? क्या वाकई MQM पाकिस्तान तोड़ना चाहती थी या रियासत उसे हमेशा के लिए झुकाना चाहती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या MQM की बंदूक हकीकत में अल्ताफ हुसैन के हाथ में थी या वो खुद भी किसी बड़ी ताकत का मोहरा था? जून 1992 के बाद कराची कभी वैसा नहीं रहा। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब और ये राज के कराची ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, MQM कैसे बिखरी, मुशर्रफ का किरदार क्या था और क्या अल्ताफ हुसैन ने वाकई हमेशा के लिए मैदान छोड़ दिया, हम तलाश करेंगे अपने अगली एपिसोड में। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।